पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 107वां दिन है। अभी ये यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में है। आज इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हरियाणा के कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही राहुल के साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा में मौजूद हैं। आज देर शाम ये यात्रा दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर रुकेगी और फिर कल भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा यहां 23 किलोमीटर तक चलेगी। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा रुकने वाली नहीं है और कल ही अब दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आरजू फरीदाबाद में है। अभी टी ब्रेक के लिए राहुल गांधी रुके हैं यहाँ वल्लभगढ़ के गांव में। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो पहले दिन से इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आज 107वां दिन है और राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के नूह में कह दिया था कि जो पत्र लिखा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करें या फिर यात्रा रोक दें। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो घबरा रही है, भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए तमाम तरीके के बहाने बना रही है। तो उन्होंने ये कहा था। देखिए, आज यहाँ पर अभी 11 बजे तक जो पहला स्ट्रेच है वो रहेगा और फिर शाम को 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक काफ़ी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। दिल्ली आगरा हाईवे भी कुछ समय के लिए बंद है, कुछ लेन्स बंद हैं दिल्ली जाने के लिए। थोड़ी समस्या आम लोगों को हो रही है। आज शाम को बदरपुर बॉर्डर में पूरी भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी और कल 23 किलोमीटर का लंबा रूट है बदरपुर से लेकर लाल किला तक। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने उसमें अपनी आखिरी सहमति नहीं दी है, रूट फाइनलाइज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर वो लोग हैं हमारे साथ जो पहले दिन से चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अब जब कोविड को लेकर के तमाम बातें हो रही है कि जैसे जैसे दिल्ली के नजदीक पहुंच गई है यात्रा, कोविड को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है। कल बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है उनकी अध्यक्षता में। आप पहले दिन से साथ चल रही हैं? कहाँ से? सर, मैं पार्वती साहू मेरा नाम है। मैं छत्तीसगढ़ से चल रही हूँ, रायपुर से, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ जी। तो कोविड को लेकर के क्या आप लोग कुछ एहतियात बरत रहे हैं? कुछ क्या राहुल गांधी ने क्या कल कहा बताइए? कुछ बात हुई, चर्चा हुई कुछ? देखिए, जब उन लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो घबरा गए हैं, इसलिए कोविड कर रहे हैं। अभी चुनाव था तो वहाँ पे कोविड का नियम नहीं चला। अब भारत जोड़ो यात्रा में देख रहे हैं इतनी अधिक संख्या में यहाँ लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है क्योंकि देख रहे हैं उन बीजेपी के लोग, उनको परेशानी हो रही है और घबराहट सी हो रही है कि इतने अधिक संख्या में राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना भारत जोड़ो यात्रा में लोकप्रियता दर्शाती है। इसीलिए हम कोविड का फॉलो तो करेंगे ही, लेकिन अभी कोविड नाम की कोई चीज नहीं, बस एक अफवाह फैलाए जा रहे हैं और इस यात्रा से घबराकर उस पर प्रतिरोध लगाने कह रहे कि जो चुनाव थे तो ये याद रखना होगा। आपका नाम क्या है? हाँ, आप बताओ। मैं मनोहर आनंदराव पाटिल, हेड पोस्ट मंगरूळ, तहसील औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र से जी। तो कन्याकुमारी से जो 7 सितंबर से यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी, पूरा देश हम साथ है और हमें कश्मीर तक हमें ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। तो कोविड के बारे में आप जो आपका सवाल उठा है, तो कोविड के बारे में हमें राजकीय पॉलिटिकल प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हमें मेडिकल प्रोटोकॉल चाहिए। तो मेडिकल प्रोटोकॉल से हम पूरे देश में और विदेश में जब प्रधानमंत्री चलते हैं 15 किलोमीटर भी नहीं चलते, तो उनका पूरा दुनिया में दिखाई दिया जाता है। और एनडीटीवी के हमारे प्रमुख को भी उन्होंने मतलब जबरदस्ती इस्तीफा देने को कहा। ठीक है ऐसा ये बात अभी समय बात करिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात करिए। आप लोग ठीक है, आप लोग वैक्सीनेटेड हैं सब लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पे? मैं सूबेदार सत्तार हूँ। जब गवर्नमेंट ने जो है ना ये कोविड के लिए बोला है, तो फिर आप जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसके गाइडलाइंस क्यों नहीं देती? गाइडलाइंस देने के बाद जो है ना हर आदमी जो है ना उसको फॉलो करेगा। तो पहले गवर्नमेंट सरकार को जो है ना उसके गाइडलाइंस देना चाहिए ना, किस तरह रहना बोल दिया है। आप क्या दिखा रहे हैं आप? ये वैक्सीन ले ला है, बूस्टर डोज भी ले ला है। बीजेपी को बड़ा बूस्टर डोज मिला है, राहुल गांधी ने बड़ा बूस्टर डोज दिया है, उनको विचारधारा को इतना बड़ा बूस्टर डोज दिया है। हम सब यात्री ये बूस्टर डोज लेके घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट हमारे साथ है, सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, सबने वैक्सीन लगाई है। बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भारत जोड़ो यात्रा जो है
वो मोदी जी के लिए बूस्टर बन चुकी है, क्योंकि आज हमारे देश में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना शासन कर रही है, पूरे देश का हर व्यक्ति उस शासन से परेशान है। जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है, भुखमरी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। की बात भी कर रहे हैं। सरकार गंभीर नहीं है, सुनिए, सरकार गंभीर नहीं है कोरोना पर। ये आज नहीं, 2019 से पूरा देश देख रहा है। जब कोरोना पूरे पीक पर था तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। देखिए आरजू सोचिए, यहाँ पर हर आदमी पॉलिटिकली अवेयर है और हम सब ने उस समय बहुत खबरें दिखाई थी कि बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, और जब कोविड की सेकेंड वेव, डेडली कोविड वेव हमने खुद कवर किया है। तो फिलहाल ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। ठीक है, और मौका देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और आरोप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को पलटवार किया। हरियाणा के नूह में उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसीलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा था कि या तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें या देश हित में यात्रा स्थगित कर दें। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा बंद करने को लेकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। उधर निशाने पर लेकर अब बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा को रोकने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद अपनी ही बात से पलट गई बीजेपी। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यात्रा जारी रहेगी जब तक कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस नहीं आ जाती। यात्रा तय कार्यक्रम के हिसाब से ही रहेगी। इससे पहले बीजेपी नेता अरुण सिंह ने यह कहा था कि कोरोना के चलते इस यात्रा को रोक दिया गया है। सभा में आज आए हैं अभी, क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है। 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। और इसी बीच बड़ी खबर, चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दुनिया में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब आज अलर्ट हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्री। आज बैठक करेंगे, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ही बैठक की जाएगी। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। कोरोना की स्थिति, तैयारियों, चुनौतियों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो सामने आए हैं चीन से, उसको लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है कि भारत में किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे इस तरह की स्थिति से निपटा जाएगा, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। राज्य अपने अपने लेवल पर भी बैठकें कर रहे हैं, उधर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज एक बार फिर से बैठक होगी, स्वास्थ्य मंत्री ये बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें कोरोना की स्थिति, तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा की जानी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमें देंगे। परिमल, लगातार बैठकों का दौर जारी है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं राज्य अपने लेवल पर बैठकें कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आज किस तरह का डिस्कशन होने जा रहा है? बैठक का तात्कालिक वजह यही समझा जा सकता है कि जो वेरिएंट दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के मामले बढ़ा रहे हैं, उन वेरिएंट की मौजूदगी भारत में भी है। हालांकि उस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल कर नहीं आई है और यही बड़ी वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने बैठक की तो उन्होंने टेस्टिंग पर भी जोर दिया कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। टेस्टिंग बढ़ाना ही वो जरिया है जिसके जरिए हम
जो पॉजिटिव सैंपल आएंगे उनके जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद हम ये समझ पाएंगे कि क्या कोई और नया वेरिएंट ऐसा है सोसाइटी में जिससे आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से इसलिए बैठक कर रहे हैं क्योंकि दो चीजें बहुत अहम हो जाती है। अभी 25 दिसंबर का ही वक्त है, नए साल का ही वक्त है, गैदरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो गैदरिंग में कोविड के बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है या जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजना है उसको लेकर इस तरीके से तस्दीक की जाएगी, आया जाएगा, तो बहुत अहम, क्योंकि हमने चीन ही नहीं, कोरिया हो, ब्राजील हो, यूएस हो, इन तमाम जगहों पे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हमने कल भी देखा कि देर रात में एक गाइडलाइन भी जारी की गई खासतौर से हवाई अड्डों को लेकर, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है राजेश भूषण, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा कि हवाई अड्डे पर खासतौर से विदेश के यात्री जो आ रहे हैं, फ्लाइट में जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके 2% यात्रियों का रैंडम सैंपलिंग किया जाए और वो अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। साथ में जो आइसोलेशन की प्रक्रिया है वो तमाम चीजें की जाएगी। अब तक हवाई अड्डे को लेकर कोई गाइडलाइन प्रभावी तौर पे लागू नहीं था जब से कोविड के मामले घटने शुरू हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से तमाम चीजों को लेकर अलर्ट लिस्ट आई जा रही है और ये उस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में स्थिति न बिगड़े उससे पहले की ये तैयारी है। और उसी सिलसिले में आज स्वास्थ्य मंत्री से ठीक है, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे मीटिंग को लेकर। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी हमारे सहयोगी परिमल ने कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की जानी है, स्वास्थ्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। कोरोना की आहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना के हालातों की समीक्षा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नीति आयोग के सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, कोरोना मामलों की कड़ी निगरानी की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रही निगरानी की और मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर फोकस बढ़ाने को कहा है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। कोरोना पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि चीन में कोरोना के कोहराम से पूरी दुनिया दहशत में है। इसके चलते भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। अब इंटरनेशनल फ्लाइट के 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी। सैंपल देने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के टीकाकरण की जांच भी की जाएगी। कोरोना के लक्षण अगर पाए गए तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो 24 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केसेस आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.41% है। एक दिन पहले कोरोना के यहां पर 5 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे और यहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.19% था। एक दिन पहले भी एक व्यक्ति की यहां मौत हुई थी। इधर कोरोना को लेकर दिल्ली सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अलर्ट हैं। लगातार बैठकें की जा रही हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग की। उन्होंने कहा फिलहाल 8,000 बेड्स खाली हैं और जरूरत पड़ने पर 36,000 बेड्स तैयार किए जा सकते हैं। मास्क मैंडेटरी करने का कुछ वो है कि प्राइमरी सबसे पहले बचने का तरीका ये माना जाता है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। दुनिया में अलग अलग देशों में कोरोना के मामले बढ़ाने वाले कई वेरिएंट्स भारत में मौजूद हैं, लेकिन इनका असर अब तक ज्यादा नहीं है। इससे किसी खतरे की हालांकि आशंका को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा अब टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर है ताकि जमीनी हालात का अंदाजा लगाया जा सके। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ देश में चल रहा है, परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना की डराती तस्वीरें। कई देशों में कोरोना ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो वेरिएंट इन देशों में इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से कईयों की मौजूदगी भारत में भी है। कुछ वेरिएंट्स के लगातार बढ़ते आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। मामले बढ़ाने वाले वेरिएंट BA.5, BQ.1.1, BA.4.6, XBB, BA.2.75, CH.1.1 भारत में भी मौजूद हैं। भारत की सबसे ज्यादा चिंता BA.5 और BQ.1.1 वेरिएंट को लेकर है। BA.5 का ही सब लीनिएज BF.7 है, जिसके 4 मामले भारत में मिले हैं और इसी ने चीन की नींद उड़ा रखी है। जीनोम सीक्वेंसिंग में सितंबर से दिसंबर तक के आंकड़ों के आधार पर BA.5 वेरिएंट की मौजूदगी 26% से बढ़कर 38% हो गई है। वहीं BQ.1.1 27% से बढ़कर 33% जा पहुंचा है। चाइना में केसेस बढ़ने की बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं जी, और एक पर्टिकुलर वेरिएंट की बात होती है, BF7 वेरिएंट की बात होती है, जो BA.5 का एक सब लीनिएज है, उसकी बात हुई। उसको इंसाकॉग डेटा से हमने चेक किया, तो ऐसे 4 BF7 जो है वेरिएंट इंसाकॉग ने डिटेक्ट किए हैं। एक जुलाई में, एक सितंबर में और एक नवंबर में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में, टोटल 4। BF.7 से संक्रमित मरीजों की तादाद भारत में 4 ही है, पर तथ्य बताते हैं कि इससे संक्रमित मरीज 10 से 18 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में टेस्ट ही वो जरिया है जिसके जरिए जमीनी हालात का सही आकलन किया जा सकता है। इंसाकॉग का सुझाव है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और फोकस्ड हो। ILI और सारी के तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों की कोरोना की टेस्टिंग हो। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जिस इलाके से आए हैं उस इलाके में टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। ये महामारी है तो लापरवाही नहीं, खासकर तब जब तबाही का मंजर हमने देखा है। अनुभव है, क्षमता भी, पर सही वक्त पर सतर्कता जरूरी है। लिहाजा ये हलचल हालात को समझने और संभालने को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में भी अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा और हिंडन नदी के किनारे अवैध शराब बनाने वालों के कई ठिकानों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके ऑपरेशन जहरीली शराब चला रही है, ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के इस बियाबान इलाके में पुलिस के ड्रोन ने आखिरकार गैर कानूनी तरीके से बन रही शराब की भट्टी को आसमान से देख ही लिया। यहाँ दूर दूर तक ना तो इंसानी आबादी है और ना ही कोई पक्का रास्ता। हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ गन्ना, सरसों के खेत और गंगा नदी का विशाल किनारा ही दिख रहा है। यही वजह है कि जहरीली शराब बनाने के लिए तस्करों का ये मनपसंद इलाका है। लेकिन अब पुलिस ड्रोन से कैसे जहरीली शराब की भट्टियों को खोज रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली। यहाँ आगे पुलिस की रेड पार्टी और पीछे हम हैं। मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की सीमाएं पड़ती हैं और काफी ये रास्ता बहुत खराब है। गंगा नदी के किनारे एक खादर का बहुत बड़ा इलाका है जो आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत से ढका हुआ रहता है और वहां पर कोई पक्की सड़क न होने के चलते जो है वो अवैध शराब
बनाई जाने की खबर रहती है। तो अभी पुलिस की टीम वहीं पर जा रही है, हम उसके साथ में हैं। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली से करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर पक्का रास्ता और आबादी दोनों खत्म हो गए। यहाँ से कच्चे रास्ते पर 2 से 3 किलोमीटर किसी तरह चलने के बाद गाड़ियां आखिरकार खड़ी करनी पड़ी। यहाँ से पुलिस की रेड पार्टी को रास्ता ड्रोन के जरिए देखना था, लिहाजा सैकड़ों एकड़ खेत और गंगा नदी के किनारे की बियाबान जगह देखने के लिए पुलिस अब ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रही है। ऊपर ड्रोन और नीचे उससे मिल रही तस्वीरें देखकर पुलिस पार्टी नदी के किनारे किनारे चलने लगी। कुछ संदिग्ध तस्करों ने पुलिस पार्टी को दूर से ही देख लिया और मोटरसाइकिल से भागने लगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे गंगा नदी का किनारा है यहाँ पर, और ये आप देखिए यहाँ पर अवैध शराब बनाने की जो भट्टी है वो यहाँ पर लगी हुई थी, जिसको पुलिस ने अभी नष्ट किया है। और पानी भी उनको यहाँ से मिल जाता है, तो अगर वो भट्टी नष्ट नहीं होती तो यहीं से फिर वो जो है वो अवैध शराब की खेप ट्रैक्टर या छोटी गाड़ियों से लेकर जाते और फिर बाजार में उसको बेच देते। आसमान में उड़ते ड्रोन की नजरों से देखकर खेत और नहर पार करके अब पुलिस पार्टी इस शराब की भट्टी तक पहुंची है। भट्टी की आग से अब भी धुआं निकल रहा है। यहाँ इस भट्टी में करीब 190 लीटर अवैध शराब बन रही थी, लिहाजा पुलिस की एक दूसरी पार्टी ने भागे तस्करों को भी धर दबोचा है। इसमें हम ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं और ड्रोन से हम मैपिंग करते हैं। वहाँ पे ड्रोन की जो वीडियोस हैं फिर उसको सीओ लेवल के ऑफिसर्स एनालाइज करते हैं और उसकी इनपुट्स के बेसिस पे जितनी भी भट्टियाँ वहाँ पे चल रही होती हैं उन पे हम प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है। सोचिए, बारिश के वक्त जब इन इलाकों में गंगा नदी का पानी रहता है तो पुलिस का काम कितना मुश्किल होता होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस साल पुलिस ने सूबे में करीब 8000 मामले अवैध शराब बनाने वालों पर दर्ज किए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग आसमान से लेकर जमीन खोदकर अवैध शराब को नष्ट करने का सख्ती से अभियान चला रही है। इस तरह के दुर्गम और सुनसान इलाकों में पुलिस और आबकारी की टीम के साथ शराब तस्करों की मुठभेड़ होती रहती है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोरोना को लेकर। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दोपहर 3 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। कोरोना की स्थिति, उसकी तैयारियां, चुनौतियों पर इसमें चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि चीन में लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं कोरोना को, उसको देखते हुए भारत सरकार भी काफी सतर्क हो गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी परिमल कुमार फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, कोरोना को लेकर अचानक से काफी हम देख रहे हैं गहमा गहमी हुई है। ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर क्या बताए जा रहे हैं? साथ ही केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें वो भी सजग हुई हैं। आज की जो मीटिंग होने जा रही है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, दरअसल ऐसा है कि दुनिया के देशों में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, चाहे जापान हो, कोरिया हो, ब्राजील हो, चीन हो, यूएस हो, तो वहाँ पे जो वेरिएंट मामले बढ़ा रहे हैं उन वेरिएंट की मौजूदगी भी भारत में है और यही बड़ी चिंता का सबब है। सिर्फ एक ही नहीं, करीब 5-6 वेरिएंट ऐसे हैं जो दुनिया के देशों में मामले बढ़ा रहे हैं, उनकी मौजूदगी भारत में भी है। पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि अभी आज की बैठक के पीछे ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली और उन्होंने भी कहा कि मास्क को लेकर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है वो लेने चाहिए। अभी त्योहारों का वक्त है, 25 दिसंबर है या फिर 1 जनवरी है, गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, राज्यों को ये बताना बहुत जरूरी है कि वैश्विक स्थिति क्या है कोविड को लेकर और उसमें किस तरीके से सतर्कता बरतती है। यही बड़ी वजह है कि हमने देखा कि जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए कोई फिलहाल जब से कोविड के मामले घटे थे, कोई नियम कायदे कानून उस तरीके से प्रभावी तौर पर थे, तो गाइडलाइन भी जारी की गई है जहाँ पे ये कहा गया कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो हैं उनको फ्लाइट के कुल पैसेंजर का 2% पैसेंजर का रैंडम सैंपलिंग लिया जाए, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कोविड फ्रीक्वेंसी के लिए भेजा जाए।
यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि क्या और कोई वेरिएंट यहाँ पर है मौजूद जो आने वाले वक्त में चिंताएं बढ़ा सकता है। और यही राज्य सरकारों से पहले भी अपील की गई है, आज भी इसी आसपास में बातचीत होगी कि किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं, सैंपलिंग करनी है और किस तरीके से खासतौर पे जो हॉस्पिटल में ILI और साड़ी के मरीज रेस्पिरेटरी मरीज जो होते हैं वो अगर पाए जाते हैं तो लाखों में करने की जरूरत है को लेकर इलाके से वक्त है। तो तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। कोशिश यही है कि कोई हालात आगे आने वाले वक्त में ना बिगड़ जाए, बेकाबू ना हो जाए, उससे पहले एक रणनीति और सजगता थोड़ी सी रहे। बिल्कुल, उससे पहले ही रणनीति और सजगता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना के हालात की यहां पर समीक्षा की और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नीति आयोग के CEO समेत कई अधिकारी इसमें शामिल थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और कोरोना मामलों की कड़ी निगरानी की जाए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रही निगरानी को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर फोकस बढ़ाने को कहा है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि 22 दिसंबर तक देश में कोरोना के औसत मामले घटकर 153 रह गए हैं, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से ग्लोबल स्तर पर 5,90,000 औसत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सतर्कता बढ़ाना जरूरी है और हर किसी को ढिलाई से बचना होगा। सभी को मास्क पहनना होगा, कोविड से निपटने के कायदे कानूनों का पालन करना होगा। मजबूत चौकसी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाना जरूरी है। राज्य अस्पतालों को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखें। बुजुर्गों और दूसरे लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज टीकाकरण जरूरी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी को बढ़ाया जाए। फॉरेन टूरिस्ट को भी इसका ध्यान रखना होगा, जो विदेश से लोग आ रहे हैं यात्री, जो भी प्रिकॉशंस है, सभी फॉरेन टूरिस्ट हो, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, एम्प्लॉयज हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, सभी लोग इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना को भारत में फिर आने नहीं देना चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर मनसुख मांडविया। कोरोना वायरस के खतरे पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री से कई सवाल पूछे और सुझाव भी दिए। चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा। चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। तो यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहां से भी आते हैं, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। चीन और दुनिया के बड़े देशों में जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट फैलता जा रहा है, उसको लेकर भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते खतरे और कोरोना के पिछले अनुभव को देखते हुए भारत सरकार इस बार ज्यादा सतर्क है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती ये सुनिश्चित करने की होगी कि आम लोग सावधान भी हो जाएं और समाज में कोई पैनिक भी न फैले। संसद भवन से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो चीन में कोरोना के कोहराम से पूरी दुनिया इस वक्त उसमें कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है और इसी के चलते भारत सरकार अलर्ट मोड पर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी। सैंपल देने के बाद ही यात्रियों को यहां से जाने दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के टीकाकरण की जांच की जाएगी। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उनको आइसोलेट किया जाएगा, अलग थलग किया जाएगा। एंट्री पॉइंट पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ये सभी गाइडलाइंस जो हैं वो 24 दिसंबर से लागू हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जिस तरह के हालात चीन में नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी के चलते अब इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एक तरह से गाइडलाइंस आई हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% यात्री जो सफर कर रहे होंगे उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाएगी और ये 24 तारीख से यानी कल से लागू हो जाएगा। और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की जान गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.41% है। एक दिन पहले कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए थे और पॉजिटिविटी रेट 0.19% थी। एक दिन पहले भी एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई थी। इधर कोरोना को लेकर दिल्ली सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने कहा कि फिलहाल 8,000 बेड खाली हैं, जरूरत पड़ने पर 36,000 बेड तैयार कर सकते हैं। मास्क मैंडेटरी करने का कुछ है कि प्राइमरी सबसे पहले बचने का तरीका ये माना जाता है। हम केंद्र सरकार के उस पे निर्देश पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज इस टाइम और एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है। कितना हमें तैयारी करने की जरूरत है, कितनी वो, तो केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। वहीं देश में कोविड मरीजों की बेहद कम संख्या है अभी, और ये कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर है। लेकिन चीन की जो तस्वीर है अब अंतर्राष्ट्रीय या फिर घरेलू यात्रियों को चिंता उनमें पैदा कर रहा है। यात्रा के दौरान अब यात्री मास्क को अनिवार्य करने की यहां पर मांग कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में कोविड को लेकर अहम बैठक हुई और रोकथाम की तैयारियों पर कुछ फैसले लिए गए। देखते हैं रिपोर्ट। उड़ानें सामान्य हैं, कुछ यात्री मास्क में दिख जाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए लोगों को इसे गंभीरता से लेने में शायद थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कई यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर चिंतित भी दिखे। मास्क तो हमने पहना था, बाकी तो किसी ने पहना नहीं, वो तो कस्टमर की वजह से निकाल दिया। लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं है, ना कोई वो प्रिकॉशंस हो रहा है, ना कोई टेस्टिंग हो रही है, ना कोई चेकिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ज्यादातर यात्री दुबई से आए दिखे, कुछ लॉकडाउन के डर से जल्द लौटे हैं। हमारा शेड्यूल था 27, 28 को वापस आने का, लेकिन ये सर्च की वजह से हम लोग आस्ते आस्ते पहले ही आ गए। क्रिसमस लीव के लिए गए थे, क्रिसमस के पहले ही आ गए हम लोग। तो आप लोग बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन हाँ, समय से पहले आना पड़ा। कल को अगर वहाँ वापस से लॉकडाउन वगैरह कुछ हो जाएगा या फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, ट्रैवल बंद हो जाएगा, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। सिर्फ निकलते टाइम वो लोग बोल रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, बट सब लोग जब साथ में ही बैठे हैं, नो वन इज वेयरिंग मास्क, देन आई डोंट थिंक इट्स ऑफ मच यूज। महाराष्ट्र में एक दिन में कोविड के करीब 20 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल 134 सक्रिय मरीज हैं, 2 मौतें हुई हैं। चीन ने चिंता जरूर बढ़ाई है, इसलिए कोविड पर सीएम की अहम बैठक के बाद ऐलान हुआ कि राज्य में फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का अभियान शुरू होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल जो आएगी वो 4 कंट्रीज से, चाइना हो, डेनमार्क, ब्राजील, जर्मनी, जो भी कुछ है, वहाँ रैंडम 2% थर्मल टेस्टिंग करने के लिए बोल दिए हैं। वो सैटरडे से या संडे से शुरू हो जाए। जो बाहर आपके माध्यम से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके अगेंस्ट में हम जो हमारे सीएम और डीसीएम साहब ने ये बोल दिया है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लो। और टू बी फ्रैंक, वो BF7 जो वेरिएंट है वो इंडिया में सिर्फ 2 जगह आइडेंटिफिकेशन हुआ है, आपके माध्यम से ही पता चल रहा है। महाराष्ट्र में तो कुछ भी नहीं है। 95% लोगों को दोनों टीका लग चुका है, लेकिन बताया जाता है कि राज्य में कोविड का बूस्टर डोज आधी आबादी ने भी नहीं ली है। टेस्टिंग के अभियान के साथ साथ अब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की कोशिश होगी। नागपुर से सोहित मिश्रा के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आज 107वां दिन है। अभी ये यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में है। आज इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही राहुल के साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी यात्रा में मौजूद हैं। आज देर शाम ये यात्रा दिल्ली फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर जो है वहीं पर रुकेगी और कल राजधानी दिल्ली में ये प्रवेश कर जाएगी और यहां पर 23 किलोमीटर तक चलेगी। और इस वक्त फरीदाबाद में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अगर आप तस्वीरों के जरिए बता पाएं आपके आसपास कैसा माहौल है? बहुत से ऐसे यात्री होंगे जो कि कन्याकुमारी से चलते चले आ रहे हैं। अगर आप उनसे बातचीत आपने की हो या आपके साथ मौजूद हो, थोड़ा बातचीत करें और बताएं
यात्रा का मूड कैसा, मिजाज कैसा लग रहा है ऐसे दौर में जबकि यात्रा को स्थगित करने को लेकर अंदेशे दिख रहे हैं? देखिए काफी जोश है यहाँ पर। हमारे पवन जी दिखाएंगे आपको कि राहुल गांधी अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं और आप भीड़ देखिए यहाँ पर डी बना हुआ है और काफी तादाद में लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। देखिए 150 तो वो लोग हैं जो पहले दिन से कन्याकुमारी से साथ चल रहे हैं, वो तो हैं ही है, साथ में हरियाणा के लोग, तमाम बड़े नेता पर पहुंच रहे हैं। और जैसे जैसे दिल्ली के नजदीक ये यात्रा आती जा रही है जया, वैसे वैसे कोविड की बात भी होती जा रही है। हमारे साथ राहुल राव हैं, ये भी पहले दिन से चल रहे हैं, 150 यात्रियों में से हैं। वरुण हैं जो NSUI से हैं और तमाम वो लोग हैं जो पहले दिन से साथ चल रहे हैं। उनसे बात चलते हैं क्योंकि यहाँ मास्क तो लगा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं और क्या कोविड को लेकर जो अब सरकार कह रही है उसको लेकर के क्या मूड है इन नेताओं का, उनसे बात करते हैं। राहुल, आपसे हम कोविड के दौरान बात करते रहे, काफी आप लोग मेहनत कर रहे थे, अब पत्र लिखा है सरकार ने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये घबराए हुए हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग मास्क नहीं पहन रहे, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले अगर कोविड का नियमों का पालन किसी ने सख्ती से किया तो हमारे नेता राहुल गांधी थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि आप लोगों की मदद की और कोविड के जो भी नियम है उसका पालन करें। ये बात कोविड के नियमों से जुड़ी नहीं है, ये इनका दोगला चरित्र है। जिस तरह का जन समर्थन जो है भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, ये नोवा राज्य 4 बजे से कभी इनका MP पत्र लिखता है की जरूरत है, लेकिन इनकी जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की 150 दिन की यात्रा है, तब कुछ नहीं हुआ। लगातार जब ये रैलियां करते हैं, चुनावी सभा करते हैं, तब इनको याद नहीं आता। गुजरात में अभी चुनाव संपन्न हुआ जब कोविड इनको नजर नहीं आया। ये केवल अपनी सुविधा अनुसार सरकार का दुरुपयोग करते हैं और सरकार के जो कोविड के नियम है, अगर नियम होंगे वो सबके लिए होंगे। कभी ये कहते हैं कि संसद में मास्क पहन सकते हैं, कभी इनके सभापति कहते हैं नहीं पहन सकते। आप लोग जितने भी लोग हैं यात्री हैं, आप क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन ले लें? वैक्सीन सबने ली हुई है, क्या है? हम बिल्कुल कहते हैं कोविड के नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये माथा देख के टीका करेंगे। सभी यात्री वैक्सीनेटेड हैं, सभी ने वैक्सीनेशन के बाद 2 डोज ले चुके हैं, उसके बाद बूस्टर भी ले चुके हैं और हर व्यक्ति नियम का पालन करता है। आगे भी नियम होंगे उसका पालन करेंगे, लेकिन ये नहीं। अब देश की जनता इस यात्रा से जुड़ चुकी है। आज देश की जनता बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए बात करना चाहती है, ना कि आप राजनीति अपने अनुसार। पहले दिन से कन्याकुमारी से चल रहे हैं, अब यहाँ तक आ गए, दिल्ली के नजदीक आ गए हैं, अब 7 दिन का हॉल्ट भी है, बताइए उसके बारे में। 7 दिन का जो हॉल्ट है वो ये है क्योंकि हमें कश्मीर तक जाना है। नव वर्ष पे जो हमारे कंटेनर्स वगैरह हैं वो ठीक होंगे, रिपेयर है, उनकी सब चीज़ मरम्मत होके 5 से 6 दिन का रेस्ट है। उसके बाद यात्रा पुनः शुरू होगी और ये यात्रा कश्मीर जाके ही रुकेगी, इसमें कोई भी व्यवधान आने नहीं देंगे। वरुण, क्या कहना है आपका? आप लोगों ने वैक्सीन ले रखी है? सब लोगों ने? हमने यहाँ पे जितने लोग हैं लगभग सभी फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं। और रहे जो आप बात कर रहे हैं कोरोना की, तो मुझे लगता है मोदी जी के अंदर, मुझे लगता है मोदी जी खुद रात को कुछ पीएमओ की मीटिंग करें ना करें, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा का हमारा ट्विटर का पेज है वो जरूर रात को मोदी बैठ के देखते होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर कोरोना को लेकर वास्तव में सरकार बहुत ज्यादा गंभीर सोच रही है तो पहले चाइना से जो फ्लाइट आ रही है, चाइना का वीडियो दिखाते हैं डेली ट्विटर पर डाल के, चाइना में ये बुरा हाल हो गया, इसलिए हमें कोरोना को लेकर सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो जो चाइना से फ्लाइटें आ रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है चाइना से, आप उनको बंद करो सबसे पहले। भाई पिछली बार भी कोरोना के समय ये हुआ था कि तो विदेश से आने वाली फ्लाइटें थी, हमने उनको बंद नहीं करा, हमने देश में आने दी 1-1.5-2 महीने मोदी जी ने अपने खुद के लालच के चक्कर में, क्योंकि उनको विदेश यात्रा का वो शौक है, इसलिए कोरोना फैला। तो पहले वहां की फ्लाइटें बंद करें। आपका क्या कहना है? मैं आनंद यादव, मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, दोनों डोज ली हुई है और हम भारत सरकार पर कहीं भरोसा करते थे इसलिए दोनों डोज ली। क्या मोदी जी को अपनी ही दोनों डोज पे भरोसा नहीं है? ठीक है, तो अब ये देखिए सारे भारत यात्री हैं जो सवाल उठा रहे हैं, पहले दिन से साथ चल रहे हैं। इनका कहना है कि पहले चाइना से फ्लाइट रोकिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा रोकने की बात करिए। दिल्ली में कल 23 किलोमीटर का रूट है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने हरी झंडी नहीं दी है। तो हो सकता है कल कुछ शो डाउन हो और फिर 24 से लेकर के 2 तारीख तक यात्रा स्थगित रहेगी और 3 तारीख को यूपी में एंटर करेंगे गाजियाबाद में। और देखना होगा कि अब ये जो पत्रों का आदान प्रदान है वो कितना आगे बढ़ता है और आरोप प्रत्यारोप है वो भी कोविड को लेकर के रहेगा। जया, तो काफी दिलचस्प यात्रा के साथ में अब ये कोरोना यात्रा भी हम लोगों को साथ में कवर करनी पड़ेगी। तो जो कुछ वक्त तक रुक गया था मामला, अब उसको लेकर भी अवेयरनेस भी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क चीन में अगर मामले आ रहे हैं तो सजग रहना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं पीयूष गोयल के उस बयान की जो कि उन्होंने संसद के भीतर दिया। बिहार पर केंद्रीय मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया जिस पर काफी बवाल हुआ। बिहार के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध के चलते आखिरकार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि वो माफी मांगे।
संसद में गांधी प्रतिमा से लेकर राज्यसभा तक बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा। बयान पर ज्यादा बवाल मचा तो पीयूष गोयल बैकफुट पर आ गए। बिहार को दिए गए अपने बयान वापस ले लिए। Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. ये स्टेटमेंट विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ये सीधे पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज है। और इसमें दोनों में मीलों का फासला है। अभी भी मेरी विनती होगी, अगर पीयूष गोयल जी माफी नहीं मांगते हैं सदन में और एक एक बिहार के लोगों से, तो जाहिर तौर पर मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी की कहीं यही तो मंशा नहीं। बुधवार को जब राज्यसभा में राजद के मनोज झा बोल रहे थे, तब पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। इसके बाद से पीयूष गोयल के बयान पर हंगामा मच गया। बिहार का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मुद्दे पर गुरुवार को गांधी प्रतिमा के सामने राजद, जेडीयू, सीपीएम, शिवसेना समेत कई पार्टियों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पीयूष गोयल जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेवार व्यक्ति के मुंह से ये निकलना, इन शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का निकलना, उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। उनको जितनी राजनीति करनी है वो राजनीति करें, हम लोग के साथ राजनीति करें, हम लोग को गाली दें, बिहार को कम से कम गाली दें। लेकिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि पूरा देश को बिहार बना देंगे? ये तो उन लोग ना बताएंगे, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं माफी मांगिए, नहीं तो बोलिए कि क्यों आपने कहा। अपने कारनामों को छिपाने के लिए इस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप, अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास है। बिहार का अपमान हुआ, किस तरह से अपमान तो रोज हो रहा है बिहार का। जहर की जहरीली शराब पी करके, आपकी विफलता से जहरीली शराब पी करके 100 लोग से अधिक मर जाते हैं, क्या अपमान नहीं है? ठंड से लोग मर जाते हैं, अपमान नहीं है? गरीबी से लोग राज्य छोड़ के जा रहे हैं, अपमान नहीं है? हालांकि पीयूष गोयल ने बयान वापस ले लिया है, लेकिन बिहार में राजद और जेडीयू इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पीयूष गोयल ने भले ही अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन अलग अलग मौके पर अलग अलग नेताओं के बयान बताते हैं कि उनकी एक बिहार ग्रंथि है। इस ग्रंथि से उभरेंगे तो बिहार को भी समझेंगे और बिहार के मुश्किलों को भी। नई दिल्ली में संसद भवन से मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच कराने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। दिशा सालियान केस हे कधीच सीबीआयकडे गेलेले नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही सीबीआयकडे गेलेली आहे। दिशा सालियान का मामला सीबीआई के पास नहीं गया, सुशांत सिंह राजपूत का मामला गया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट दिया गया था। मैं सभागृह को बताना चाहता हूं कि बिना किसी राजनीति के इस मामले की जांच की जाएगी। दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच के ऐलान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिशा सालियान के मामले में स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया। एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने इसे निर्लज्ज कदम बताया, जिसके बाद उन्हें शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। दिशा सालियान का जो मुद्दा नहीं है वो मुद्दा उठा के 14 विधायकों को भाषण करने का मौका दिया गया सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। विपक्ष में जो हमारे विधायक है उनमें से सिर्फ एक विधायक को बोलने का मौका दे दो, ऐसी हमारी अपेक्षा थी, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि मराठी में इतना निर्लज्जपना मत करो। माना जा रहा है कि ये आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश है। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लिया जा रहा है। आदित्य ठाकरे सहित विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है। तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं,
वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा आज हंगामा किया। अब देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है। इसके पहले मंगलवार को शिंदे गुट के सांसद राहुल छेवाड़े ने ये मामला लोकसभा में भी उठाया और आरोप लगाया कि इसमें आदित्य की भूमिका पर भी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्य उद्धव नहीं है। एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है, तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की सेक्रेटरी रही दिशा सालियान की मौत 14वीं मंजिल से गिरकर साल 2020 में हुई थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठाया गया, जिसके बाद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लग रहा था और वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब दिशा सालियान का मुद्दा उठाकर सरकार की ओर से विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को सस्पेंड किया गया है, जिसका ये मतलब है कि शीतकालीन सत्र में अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन काफी हंगामा इस सदन के अंदर होने जा रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं फ्लाईओवर की। नोएडा गाजियाबाद को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाला आश्रम फ्लाईओवर 1.5 महीने के लिए बंद हो रहा है। 25 दिसंबर से ये बंद होगा। क्यों ये फ्लाईओवर बंद हो रहा है और कैसे एक बड़ा ट्रैफिक जाम यहां पर खत्म होगा, देखते हैं रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम को नोएडा गाजियाबाद से जोड़ने वाला आश्रम फ्लाईओवर 25 दिसंबर से बंद रहेगा। करीब 1.5 महीने तक इस फ्लाईओवर के बंद होने से यहां खासा ट्रैफिक जाम रहने की संभावना है। इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि आउटर रिंग रोड, डीएनडी, आश्रम से निकलने वाले दोनों रास्ते और मथुरा रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इस आश्रम फ्लाईओवर को दोनों तरफ से ही बंद किया जा रहा है और जब ये बंद होगा तो आप सोच सकते हैं कि हर रोज जो 5 से 6 लाख गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, उनके लिए फिर या तो कालिंदी कुंज से वो जाएंगे या फिर बारापुला होते हुए या कोई और दूसरा लेंगे। तो इसी के चलते अब जो लोग नोएडा गाजियाबाद से आश्रम फ्लाईओवर के जरिए वो दक्षिणी दिल्ली या गुड़गांव को जाते थे, उनके लिए दिक्कत होगी। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को बढ़ाकर डीएनडी से जोड़ दिया जाएगा, जिससे फ्लाईओवर उतरते ही जो जाम लगता है उसे खत्म किया जा सके। इसी के चलते करीब 1.42 किलोमीटर फ्लाईओवर आगे बनाया जा रहा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले अमेरिका के तापमान में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य की राजधानी डेनवर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ बुधवार की दोपहर 2 घंटे में तापमान 7.8 डिग्री से गिरकर -18.3 डिग्री तक पहुंच गया। कई शहरों में बर्फीली हवाएं, हिमपात और बारिश के चलते हालात बेहद खराब भी हुए और तापमान 0 से कम माइनस में दर्ज किया गया। आर्कटिक की ओर आने वाली दक्षिणी और पूर्वी हवाओं ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया, जिससे जनजीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग ठंड से यहां पर प्रभावित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, व्योमिंग, टेक्सास, कैंसास, ओक्लाहोमा जैसे तमाम जो शहर है वहां पर भीषण ठंड इस वक्त पड़ रही है, उसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट के बाद करीब 2000 हवाई उड़ानों को रद्द करने की भी खबर है। ट्रेन और सड़क मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। लोगों से अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। और आपको बता दें कि एनडीटीवी को 3 बड़े सम्मान मिले हैं। एशिया की सर्वश्रेष्ठ मीडिया कंपनी 2022, इसके अलावा एशिया की सबसे विश्वसनीय मीडिया कंपनी 2022 का सम्मान मिला है। सुपर्णा सिंह अध्यक्ष हैं एनडीटीवी समूह को, उनको इंटरनेशनल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। Asia's best media company 2K22. It's
NDTV. Heartfelt congratulations to NDTV for Asia's most trusted media company 2K22. Presenting the Media Person of the Year, Ms. Suparna Singh, President NDTV Group. और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां इंटरनेशनल फ्लाइट के 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग होगी। 24 दिसंबर से लागू हो जाएगा ये नियम। दूसरी खबर, कांग्रेस की यात्रा पर हो रही है सियासत, राहुल का यात्रा रोकने से इनकार। तीसरी खबर, ठिठुरता उत्तर भारत, कोहरे के साथ शीतलहर का भी कहर। और चौथी खबर है, आईपीएल के लिए आज लगेगी क्रिकेटर्स की बोली। पांचवी और आखिरी खबर ऑस्कर से जुड़ी हुई, जहां ऑस्कर की रेस में 2 भारतीय फिल्में भी हुई हैं शामिल।